हेलो टू एवरीवन। सो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में सर। ठीक है, जो अकाउंटिंग टर्म्स है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, हम उसकी बात कर रहे थे। सो अब तक हमने लायबिलिटी कवर कर लिया था सर। ठीक है। सो आज बच्चों ने एक डाउट पूछा, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो कैपिटल होती है वो इंटरनल लायबिलिटी क्यों बोलते हैं उसको, हमने कौन सा किसी को पे करना होता है। सर ये पहली बात तो इसीलिए हम इंटरनल बोल रहे हैं, एक्सटर्नल नहीं बोल रहे, क्योंकि हमने किसी को बाहरले बंदे को पे नहीं करना सर। ठीक है। बट इन अदर वर्ड्स, बीइंग माई सेल्फ एज एन अकाउंटेंट, आई एम लायबल, आई एम आंसरेबल टू ईच एंड एवरी रुपी दैट हैज बीन इन्वेस्टेड बाय द ऑनर सर। जो ऑनर ने एक एक पाई बिजनेस में निवेश किए, अगला कल को मुझसे हिसाब मांगेगा सर। फाइन। तो उसके लाइक पैसे के प्रति मेरी अकेले पैसे के प्रति मेरी जवाबदेही है। ठीक है। तो बिजनेस को मैं अलग मान के चलूंगा, उस ऑनर को मैं अलग मान के चलूंगा, जस्ट फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वैसे अलग अलग है। फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू सोल प्रोप्राइटरशिप और बंदा एक ही होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर, ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, जो उसका बंदा होता है, वो जो इन्वेस्टर होता है, प्रोप्राइटर होता है, वो दोनों एक क्यों होते हैं फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू सर। कल को फॉर एग्जांपल अगला बिजनेस कर रहा है, वो दुकानदारी कर रहा है, उसके सिर के ऊपर कर्जा चढ़ गया 5 करोड़ रुपया, तो उसकी फॉर्म में रला मिला के फॉर एग्जांपल ही इज हैविंग ओनली 1 करोड़ रुपी, देन उसको फॉर्म ने ये नहीं कहना कि तू लग गया भाई, तेरा बिजनेस लग गया है। कानून ने ये नहीं कहना, लॉ ने ये नहीं कहना, कोर्ट ने ये नहीं कहना। कोर्ट पता क्या बात कहेगा, कोर्ट कहेगा 4 करोड़ रुपए अपने घर से लेके आ। तेरा बिजनेस अगर डिसॉल्व हुआ है, दैट मींस तू भी डिसॉल्व हो गया साथ के साथ। दैट मींस यू आर लायबल टू पे फॉर दैट। टू द मैक्सिमम जितना तेरे पास पैसा है, 4 करोड़ तक की रिकवरी करके दे। तो उसको अपने घर से पैसा लेके आना पड़ेगा टू रिमूव टू पे द डेट्स। अगर वो ये पैसा नहीं पे करेगा, अगर वो ये पैसा नहीं पे करेगा, तो अगर विलफुल डिफॉल्ट का केस बनता है, देन ही कैन गो टू द जेल एज वेल सर। लोगों का पैसा लेके मुकर गए सर, तो कोर्ट जेल भी भेज देगी सर उसको। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो बंदा अलग होता है, ना बिजनेस अलग होता है। बट बीइंग माई सेल्फ एज एन अकाउंटेंट, अगर मैं दोनों को एक ही मान लूं, फिर तो जो भी वो ट्रांजेक्शन करेगा, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, विड्रॉ करेगा, मैं तो कुछ को किसी को रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा सर। अगर मैं हर एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करूंगा, कल को क्या मेरे अकाउंट टैली हो पाएंगे? अगर उसने 100 रुपया इन्वेस्ट किया और मैंने ट्रांजेक्शन सिर्फ जो रिकॉर्ड की सिर्फ 80 रुपीज की, तो कल का क्या 80 100 को टैली करवा पाऊंगा आपस में सर? सो आई नीड टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी एंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल सर। फाइन। सो इसलिए उसको अलग मान के चलता हूँ, बिजनेस को अलग मान के चलता हूँ। अगर वो कुछ भी निवेश करता है, मैं उसको भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। वो कुछ भी विड्रॉ करता है, मैं उसको भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। इट इज जस्ट फ्रॉम द अकाउंटिंग परस्पेक्टिव। आई एम अगेन सेइंग फ्रॉम अकाउंटिंग परस्पेक्टिव, नॉट द लीगल परस्पेक्टिव सर। ठीक है ना? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? नॉट फ्रॉम द सोशल परस्पेक्टिव इवन। सोशल परस्पेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि जैसे ना हमें पता होता है कि मिस्टर एक्स की दुकान है, हमें पता है वो मिस्टर एक्स की दुकान है, मतलब दुकान उसकी है, वो उसका है, हमें पता है वो दोनों एक ही है सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? सिर्फ अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से होता है सर। चलो आगे मूव करते हैं सर। द मेन डेफिनेशन एसेट 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 1000 बार सुनोगे, लाखों बार सुनोगे अपने कॉमर्स करियर में सर। व्हाट इज एसेट सर? एसेट किसे बोलते हैं सर? लायबिलिटी हो गई, देनदारी हमने कल किया था। एसेट क्या होता है सर? एसेट सबसे पहले बिजनेस एंटिटी के वो रिसोर्सेज हैं जिनका इकोनॉमिक एंड फ्यूचर यूज होता है सर। वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जिनका फ्यूचर यूज होता है सर। सो दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज which give the benefits to a business, ठीक है, इन द फ्यूचर फॉर द फ्यूचर सर। ये वो रिसोर्सेज हैं सर। फाइन। सर कहने का मतलब क्या हुआ सर? फॉर एग्जांपल लैंड इज एन एसेट टू द बिजनेस। बिजनेस के पास लैंड है तो उसको हेल्प करेगा ना? क्या 1 साल के लिए हेल्प करेगा? अरे पता नहीं कितने सालों के लिए हेल्प करेगा, 10 20 30 50 60 साल सर। जितना टाइम उसके पास लैंड है सर, वो उसकी एसेट है सर। फाइन। सो लैंड नहीं होगी तो अपनी फैक्ट्री कैसे चलाएगा, बिजनेस कैसे चलाएगा सर? फॉर एग्जांपल मशीनरी सर अगर मशीनरी होगी उसके पास तभी वो प्रोडक्शन करेगा सर। अगर उसके पास मशीनरी ही नहीं है तो प्रोडक्शन कैसे करेगा बॉस? फाइन। सो मशीनरी हेल्प करती है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर यूज में हेल्प होती है सर। ठीक है। ये बेनिफिट देती है फ्यूचर में सर। तो ऐसी कोई भी चीज
चाहे वो लैंड है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे मशीनरी है, चाहे फर्नीचर है, चाहे फिक्सचर है। फिक्सचर समझते हो क्या होता है सर? फिक्स एक होता है फर्नीचर, एक होता है फिक्सचर, एक होता है फिक्सचर सर। फर्नीचर तो समझते हो ना, ये सोफा वगैरह फर्नीचर कैटेगरी में आ गया सर। फाइन। जैसे मैंने कोई फॉर एग्जांपल एक शेल्फ लगा दी अपने वहां पे वॉल पे सर, तो वो क्या है? फिक्सचर है सर। विंडो क्या है मेरी? फिक्सचर है सर। ठीक है ना, उसको फिक्सचर बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं सर? ये सब किस कैटेगरी में आते हैं सर? एसेट कैटेगरी में। सो तो एसेट क्या होती है एसेट्स? अभी 3-4 मिनट लगेंगे मुझे कंक्लूड करने में, मैं डेफिनेशन कंक्लूड नहीं करना, मुझे 2-4 चीजें और भी बोलनी है जैसे मैं लाइन रीड कर रहा हूं सर। सो एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी व्हिच विल गिव द बेनिफिट इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट देता है सर, उसको बोलते हैं सर। दूसरी बात, ये हमारा होना चाहिए सर, एंटिटी का सर। ओके, जो हमारा नहीं है वो एसेट नहीं है सर, जो हमारा नहीं है वो एसेट नहीं है सर। फॉर एग्जांपल ताजमहल, ताजमहल हमारा नहीं है भाई, सरकारी है, तो वो हमारी एसेट नहीं है। सरकारी सड़क हमारी नहीं है भाई, जो सरकार की है। सरकारी बिल्डिंग सरकार की है, वो हमारी नहीं है। साथ वाला घर मिस्टर एक्स का है, वो हमारा नहीं है। साथ वाली शॉप मिस्टर वाई की है, वो हमारी नहीं है, वो अगले की एसेट है भाई, हमारी एसेट नहीं है। जो सरकार की एसेट है वो सरकार की एसेट है। जब मैं अपनी बात कर रहा हूं, जो हमारा होगा वो सबसे पहले एसेट होगा सर। सो सबसे पहले ऑनरशिप होनी चाहिए सर। सो ऑनरशिप इज मस्ट। ओके, आपकी बिजनेस की ऑनरशिप होनी चाहिए, हर चीज को एसेट मत मान लेना सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? आगे कंक्लूड करता हूं जस्ट। सो एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज टेंजिबल एंड इंटेंजिबल ओन्ड बाय एन एंटिटी सर। तो मैं वही बोल रहा हूं कि ऑन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए सर। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल नाम से पता लग रहा है। टेंजिबल किसको बोलते हैं? जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कार, ये सभी क्या टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आ जाएगा सर। सर बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की। सर इंटेंजिबल्स क्या होते हैं? व्हिच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, व्हिच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। फॉर एग्जांपल कॉपीराइट सर। फॉर एग्जांपल कॉपीराइट सर। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट क्या होता है सर? अ क्लेम। क्लेम किस चीज के ऊपर सर? जो आपने खुद बनाया है सर। क्या चीज? फॉर एग्जांपल बुक, गाना, कुछ भी सर। ठीक है ना, अगर वो आपकी खुद का ओरिजिनल है, वो आपने खुद बनाया है सर, तो आप उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम कर सकते हो सर। तो वो मार्केट में बिकता है, उसकी मार्केट में वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल किसी फिल्म का कोई गाना है, उस गाने को मैं अपने फिल्म में यूज करना चाहता हूं, तो मैं उसे ऐसे नहीं यूज कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ दैट जो ओरिजिनल उसका ऑनर है सर। तो मैं उसकी मर्जी के बिना नहीं उसको लाइक यूज कर सकता सर। फाइन। सबसे पहले तो मुझे जो उसका ओरिजिनल ऑनर होगा उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी सर। उसको हम क्या बोलते हैं बॉस? उसको हम क्या बोलते हैं? मुझे उसको पैसा पे करना पड़ेगा, उसके पास उसको कॉपीराइट है सर। तो मार्केट में ये चीजें बिकती हैं सर, गाने लाखों लाखों करोड़ों में बिकते हैं। सो कॉपीराइट हैज अ वैल्यू। सो दूसरा फीचर बता रहा हूं, एक तो ऑनरशिप होनी चाहिए, दूसरा एसेट की वैल्यू होनी चाहिए सर। और कॉपीराइट की वैल्यू है, और कॉपीराइट की वैल्यू है बॉस। कोई बात समझ आ रही कि नहीं? तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई गाना बनाया है और आप उसको यूज करना चाहते हो, तो मैं आपको दे सकता हूं, पर आप मुझे पैसा पे करो सर। दैट मीन्स वो जो चीज है दैट हैज वैल्यू सर, है ना? फाइन। सो लाइक पेटेंट, लाइक पेटेंट, लाइक ट्रेडमार्क, लाइक ट्रेडमार्क सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? ठीक है। सो हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो इशू हो गया हो, रीजन बीइंग क्या, लाइट चलेगी, पर कोई दिक्कत नहीं। आई डू होप आपको दिख रहा है, सब साफ साफ दिख रहा है सर। ठीक है, आप सिर्फ यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, तो बात करते हैं पेटेंट की सर। पेटेंट क्या होता है सर? अरे जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते हैं, तो उसके ऊपर जो क्लेम मिल जाता है, जो रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पेटेंट सर। ठीक है ना, तो जो मुझे उसका लाइक राइट मिलेगा, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेटेंट सर। फाइन। सो अगर आपने कोई दवाई बना ली, उसका जो राइट मिलता है उसको टेक्निकली बोलते हैं फॉर्मूला राइट। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला। वो दवाई बनाने का फॉर्मूला राइट मेरे पास है सर, वो मार्केट में बिकता है सर, उसकी बहुत अच्छी अच्छी वैल्यू होती है सर। जैसे कोका कोला का सिंबल होता है सर, HUL का सिंबल है सर, वो जो ट्रेडमार्क होता है उसकी बहुत वैल्यू है सर। जो एप्पल का फोन है, जो पीछे एप्पल का लोगो है, उसकी क्या है? वैल्यू है बॉस। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सो इनकी मार्केट में अच्छी खासी वैल्यू होती है, सेल होता है। एक इंसान ने, एक कंपनी ने अपना ब्रांड खड़ा किया, उसका नाम, उसका लोगो, उसका ट्रेडमार्क है सर। आप उसको ऐसे नहीं यूज कर सकते सर।
ठीक है ना। तो उसकी मार्केट में क्योंकि वैल्यू होती है, उसके पास आपके पास ऑनरशिप है, तो दो चीजें होगी कंक्लूड सर। अगर आपके पास उसकी ऑनरशिप है, दूसरा उसके पास आपके पास उसकी वैल्यू है कुछ, तो वो एसेट है सर। अगर उसकी वैल्यू नहीं है, आपने दुकान खोल ली, अरे कोई वैल्यू नहीं है, आप बेचने जाओ तो मतलब नॉट अ बिग ब्रांड यू आर सर, ठीक है ना। आपका नाम, आपकी दुकान बिक जाए, लैंड बिक जाए, यही बहुत बड़ी बात है सर। आपका नाम तो क्या अलग से बिकेगा सर, ठीक है ना। सो ये बहुत बड़ी बात होती है। सो कहने का मतलब क्या है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, फॉर्मूला राइट्स, कार के डिजाइन बिकते हैं मार्केट में सर। ये सब इंटेंजिबल राइट्स हैं सर, से कुछ नहीं है, इनके अलग अलग नाम है, लाइक स्पेसिफिक नेम्स हैं। बुक के केस में हम उसको यूज कर लेते हैं कॉपीराइट, गानों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉपीराइट, टेक्नोलॉजी के लिए वर्ड यूज करते हैं अपना पेटेंट, ठीक है ना। तो सिंबल के लिए वर्ड यूज करते हैं ट्रेडमार्क, ठीक है ना। फॉर्मूला के लिए, दवाइयों के फॉर्मूला के लिए वर्ड यूज करते हैं फॉर्मूला सर। इन सबको मैं एक सिंपल भाषा में बोलूं, ये क्या है, सारे इंटेंजिबल राइट्स। इसको क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल सर एसेट्स। ओके, वैसे इसके लिए एक और शब्द भी वर्ड यूज होता है सर। क्या वर्ड यूज होता है, एनीवन पता है आपको क्या वर्ड यूज होता है? आपको पता है क्या वर्ड यूज होता है? आपको पता है क्या वर्ड यूज होता है? आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हैव यू हर्ड ऑफ इट? हैव यू हर्ड ऑफ इट? क्या बोलते हैं उसको? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर सर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मींस इट इंक्लूड्स these things, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट एक्सेट्रा सर। फाइन, उसको क्या बोलते हैं, आईपीआर सर। एक शब्द में बोलना, आप इसको कार बोल सकते हो। अगर आपने स्पेसिफिक होकर बोलना तो आप बोल सकते हो, है ना, लाइक स्विफ्ट कार, लाइक योर इनोवा क्रिस्टा एंड सो ऑन सर। स्पेसिफिकली बोलना ऐसे बोल सकते हो सर। एक सिंगल शब्द यूज करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर सर, सिंगल शब्द इनके लिए सर। फाइन, एज अ कलेक्टिवली सर। सो एसेट्स दो तरह की होती हैं बॉस, कौन कौन सी, टेंजिबल और इंटेंजिबल सर, टेंजिबल और इंटेंजिबल सर, ठीक है। सो दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस व्हिच एनेबल्स, they are the economic resource of business which enables to earn the future benefits sir. In other words, anything which helps a business to generate income, जो आपको सर इन सिंपल शब्दों में, जो आपको इनकम जनरेट करने में हेल्प करे सर, उसको क्या बोलते हैं, एसेट सर। सर लैंड होगी तभी बिजनेस करूंगा ना, मशीनरी होगी तभी प्रोडक्शन करूंगा ना सर, स्टॉक होगा तभी बेचूंगा ना सर, कैश होगा तभी व्यापार करूंगा ना सर, बैंक बैलेंस होगा अगर सर, ठीक है ना। अगर मेरे पास अपना क्या नाम है, कार होगी या लॉजिस्टिक मशीनरी होगी, तभी मैं मूव कर पाऊंगा, तभी मैं बिजनेस कर पाऊंगा ना। तो एनीथिंग जो मुझे बिजनेस में हेल्प करता है रेवेन्यू अर्न करने में, मनी अर्न करने में, तो उसको क्या बोलते हैं सर, एसेट्स। क्या बोलते हैं, एसेट्स सर। Not only for the today but for the future as well, not only for the today but for the future as well sir. So in other words, anything which helps a business to generate income or benefit in the future is called as an asset sir. उसको क्या बोलते हैं हम, asset sir, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, ठीक है, डेटर्स। सब डेटर क्या होते हैं? अब मैंने डेटर वर्ड अभी तक नहीं बताया सर। क्रेडिटर वर्ड तो मैंने बता दिया था आपको, क्या मैंने क्रेडिटर वर्ड बताया था आपको? क्रेडिटर किसको बोलते हैं? वो डेटर नहीं बताया आपको, क्या नहीं बताया मैंने, डेटर सर। सर जिसको अपने उधार माल बेचा है तो वो मेरे लिए क्या हुआ, डेटर। मैंने किसी को अपना उधार माल बेचा है, वो मुझे पैसा 1 महीने बाद या 2 महीने बाद पे करेगा, तो वो मेरे लिए क्या कहा जाएगा, डेटर। क्या बोलेंगे उसको हम, डेटर सर। मैं उसके लिए क्या हूं, क्रेडिटर। क्या हूं, क्रेडिटर सर। मेरे कहने का मतलब क्या है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को उधार माल बेच दिया सर, ठीक है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को उधार माल बेच दिया सर। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को उधार माल बेच दिया सर। सर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से पैसे लेने हैं, तो मिस्टर वाई एक्स के लिए क्या हुआ, डेटर। क्या हुआ, डेटर सर। ओके, क्योंकि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से पैसे लेने हैं, तो अगर मैंने आपसे पैसे लेने हैं तो आप मेरे लिए क्या हुए, डेटर सर। आपने मुझसे माल उधार खरीदा है, तो मैं आपके लिए क्या हुआ, क्रेडिटर सर। मैं आपके लिए क्या हुआ, क्रेडिटर सर।
तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के लिए क्या होगा, क्रेडिटर। मिस्टर एक्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिस्टर वाई को क्या ट्रीट करेगा, डेटर, और मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को क्या ट्रीट करेगा, क्रेडिटर सर। इन शॉर्ट, मैंने जिसको माल उधार बेचा वो मेरे लिए डेटर, मैंने जिससे माल उधार लिया वो मेरे लिए क्रेडिटर। मिस्टर एक्स से मैंने माल लिया, अगर मिस्टर ए से मैंने, या फॉर एग्जांपल मैंने मिस्टर ए को माल बेचा उधार, तो मेरे लिए क्या हुआ, डेटर। मैंने मिस्टर बी से माल उधार लिया है, उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। क्या बोलेंगे, क्रेडिटर सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही। तो जाहिर सी बात है कि डेटर भी एसेट होता है। क्यों, पहली बात तो मेरा राइट है उसके ऊपर, मैंने उससे पैसे लेना है। तो एसेट क्या होता है, जो मेरा होता है, माइन। क्या होता है, जिसकी ऑनरशिप हो, जिसका ऊपर ऑनरशिप क्लेम कर सको, है ना। फाइन। दूसरी बात, उसकी वैल्यू हो, क्या हो, वैल्यू सर। अगर वो वैल्यू नहीं है तो वो एसेट नहीं है सर। ठीक है, मेरे पास कोई ऐसी मशीनरी है, बेचने जाऊं मार्केट में बिकनी ही नहीं है सर। बेचने जाऊं आज मार्केट में बिकनी ही नहीं। मेरे पास कोई ऐसा फोन है वो पुराने जमाने का, या कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है, बिल्कुल डेड है, एज गुड एज। उसकी कोई लाइक सब्सटेंशियल वैल्यू ही नहीं है। हो सकता है कि 100-200 हो, पर जब तक वो सब्सटेंशियल वैल्यू ना हो ना उसके लिए सर, एक तो होता है बुक्स लिखती है वैल्यू, मैं वो यूज करता हूँ सब्सटेंशियल वैल्यू सर। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज ना, मतलब कि 150 की चीज को अपनी एसेट मान के बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करती सर। डिपेंड करता है उसकी वैल्यू क्या है सर हमारे लिए सर। ठीक है ना। हो सकता है कि रेडी वाले के लिए मतलब कि एक उसके पास वेट मेजरिंग मशीन है, दैट ओनली कॉस्ट ₹200, ₹500, वो उसके लिए एसेट हो सकती है। पर वही वेइंग मशीन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बुक्स के लिए एसेट नहीं हो सकती सर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का यार 1.5-2 लाख करोड़ का रेवेन्यू है, तो वो 500 रुपए की चीजों को एसेट नहीं ट्रीट करते सर, एसेट क्लासिफाई नहीं करते सर। वो क्या करते हैं, वो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के राइट ऑफ कर देते हैं। वो कैसे किया जाता है वो आगे जाके बता देंगे सर। वो उनको एसेट मान के, अपनी संपत्ति मान के बैलेंस शीट में नहीं दिखते सर। वो उससे इतना प्राउड फील नहीं करते उन चीजों के ऊपर सर। इट ऑल डिपेंड्स आपके बिजनेस के स्केल पे है सर। हो सकता है कि कोई 500 रुपए की चीज किसी के लिए एसेट हो और दूसरे वालों के लिए एसेट ना हो सर। इट ऑल डिपेंड्स। फाइन। तो मैं कह रहा हूं, पहली बात तो ये एक लाइन में बोलना बहुत मुश्किल है भी कितनी वैल्यू सर। इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन स्केल सर। सबसे पहली बात सर। दूसरी बात कि ये जो एसेट है ना, इसकी सब्सटेंशियल वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सब्सटेंशियल वैल्यू। मेरे पास एक पेन है, मैं 10 रुपए का लेके आया था, मार्केट में बेचने जाऊं, पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, ये 2-4 रुपए उसके मिलेंगे, तो 2-4 रुपए चीज को क्या एसेट मानना। बेशक कि वो पेन मेरा है, उसकी वैल्यू है, बेशक कि उसको मैं मार्केट में सेल कर सकता हूँ सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। तो आई विल नॉट क्लासिफाई इट एज एसेट सर। तो मैं वर्ड यूज करना चाहूंगा सब्सटेंशियल वैल्यू। क्या वर्ड यूज करना चाहूंगा, नॉट द वैल्यू बट सब्सटेंशियल वैल्यू सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। उसके बाद कैश एसेट होता है सर, मेरा है, उसकी वैल्यू है सर। और कैश की वैल्यू नहीं होती, कैश की तो वैल्यू है दुनिया में, किसकी वैल्यू है। फाइन। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस अगर मेरा है, मेरे बिजनेस का है, तो वो एसेट है सर। ट्रेडमार्क, गुडविल, एसेट्रा सर। सो गुडविल भी सेल होती है। और क्या, ये जितनी सारी फ्रेंचाइजी हैं, आप डोमिनोज के बिजनेस खोल लो, अपनी दुकान खोल के अपने दुकान के ऊपर डोमिनोज लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। ठीक है ना। तो डोमिनोज वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी, उनको पैसा पे करना पड़ेगा, आप उनकी गुडविल यूज कर रहे हो, आपको उसको फ्रेंचाइजी मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, 2-3-4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप डोमिनोज खोल सकते हो। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं। तो आप उनकी गुडविल को यूज कर रहे हो बॉस। कोई भी इंसान अपना नाम नहीं यूज करने देता सर, प्रोवाइडेड आपका नाम रजिस्टर्ड हो सर। तो मोस्टली आजकल जो बिजनेस होते हैं वो अपने नाम को रजिस्टर करवाते हैं सर, उसका ट्रेडमार्क कॉपीराइट ले लेते हैं सर। ऐसे नहीं कोई यूज करने देता अपने नाम को सर। ठीक है ना। अगर मैं अपने प्रोडक्ट के पीछे रिलायंस लिख के बेचना शुरू कर दूं, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा रिलायंस का प्रोडक्ट है, वो ऐसे ही खरीद लेंगे सर। तो एक कस्टमर्स और कंज्यूमर्स के साथ धोखा नहीं है तो और क्या है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। ठीक है। सो मैं बिल्कुल आराम से करा रहा हूं, बिल्कुल काली नहीं है, जो जल्दबाजी नहीं है मिनटों से। आप वीडियो के आगे बैठे हो, ठीक है, आप आराम से पेशेंटली बातों को सुनो। ठीक है। नॉलेज एट फास्ट पेस स्केल नहीं मिलता। ठीक है ना। बच्चा कहे कि बस 1-आधे घंटे में सारी चीजें क्लियर कर दो, और विजन लेक्चर्स रहते हैं स्टार्टिंग में, थोड़ा ना ऐसा कुछ होता है। एक बार चीजें करवा दें, फिर आपको थोड़ा सा तेज और पेस में करवा देंगे सर, तेज करवा देंगे सर। ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो चीजें क्लियर होनी चाहिए, तो जल्दबाजी क्या है, हमारे पास बहुत अच्छा खासा टाइम है सर। चीजों को आराम से समझ सकते हैं, क्यों ना समझे सर। हमने कौन सा विभाग के जाना है सर। ठीक है ना। पढ़ने आए, सोच के आए, पढ़ने आए हैं सर। उसके बाद सो एसेट्स क्या होते हैं, दे आर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, द राइट्स
उसको राइट्स भी बोलते हैं, मैं ऑलरेडी बोल के चुका हूँ, इंटेंजिबल राइट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सो व्हिच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल सर। किसी इंसान के इंडिविजुअल का एसेट भी हो सकता है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के एसेट्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी उसको होल्ड कर सकती है और इंडिविजुअल भी उसको होल्ड कर सकता है। सो वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो बिजनेस ने किसी मॉनेटरी कॉस्ट पर उसको एक्वायर किया हो सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सेल्फ जनरेट भी होते हैं, वैसे वो गुडविल होता है, वो आगे जाके देखेंगे उसको सर। सो एसेट्स के मैं वही बहुत बोल रहा हूँ, वो तीन चीजों का बहुत ध्यान रखना। अगर इन तीनों में से एक भी चीज क्लासिफाई नहीं हुआ ना तो वो एसेट की परिभाषा में नहीं आएगा सर। पहली बात क्या? ऑनरशिप सर, माइन, मैंने पहले क्या लिखा था? माइन। पहली बात वो मेरी होनी चाहिए, ठीक है ना, मेरे पास लैंड है वो मेरी एसेट है, ठीक है ना, मिस्टर एक्स मेरा ग्वांडी है, उसके पास कार है तो वो कार उसकी एसेट है ना, वो अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेगा, मैं अपनी बैलेंस शीट में थोड़ा रिकॉर्ड करूंगा उसको सर, मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में थोड़ा रिकॉर्ड करूंगा। सबसे पहले किसी भी चीज को अपनी एसेट मानने के लिए पहली बात तो ये है कि वो मेरी होनी चाहिए सर। फाइन। दूसरी चीज, इट मे बी टेंजिबल और इनटेंजिबल सर, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना। मेरे पास एक बच्चा था, बहुत टाइम पहले की बात है, मैंने उससे एक दिन क्लास में पूछा, और कैन यू इमेजिन इट वाज इन बीकॉम सेकंड ईयर, मतलब उसने +1 की है, +2 की है, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट आर इंटेंजिबल एसेट्स, मुझे लगा कि उसका बेस बहुत वीक है, तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट आर इंटेंजिबल एसेट्स, तो वो मुझे कहने लगा सर कि व्हिच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन। ओके वेरी नाइस, मैं गिव मी एग्जांपल। तो उसने मुझे एग्जांपल दी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, एयर। मैं क्या, माय गॉड भाई धन्य है तू, तुम बीकॉम सेकंड ईयर में कैसे आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो चीजों को आप प्लीज ध्यान से समझो, ठीक है। इंटेंजिबल का मतलब ये नहीं कि बस आपने वो डेफिनेशन रख ली तो उसका मतलब कि वो इंटेंजिबल हो गया बस, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए सर। सो मैं तो यहाँ पे सम नहीं लिखना चाहूंगा, मैं तो लिखूंगा सब्सटेंशियल। क्या लिखूंगा? सब्सटेंशियल सर। अगर बुकिश लैंग्वेज में जाओगे तो वहां पे सम वैल्यू होता है सर, ओके। पर टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ, हम जितनों के भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं सब्सटेंशियल वैल्यू देखते हैं सर। हम हर चीज को एसेट थोड़ा ना मान लेते हैं, अगर ऐसी हर चीज को एसेट मानने लग गए ना बस फिर तो ठीक है, अगले के पास 300 रुपए की चेयर है वो टोटल एसेट हो जाएगी, अगर एक अच्छी खासी फॉर्म है सर। इन चीजों को हम राइट ऑफ के परे करते हैं सर, ठीक है ना। सर कितनी लिमिट क्यों सर? हर एक के ना एक मतलब कि रूल्स ऑफ अकाउंट्स और बुक्स में कैसे मेंटेन करनी है उसकी एक रूल्स की किताब होती है, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी बनाई होती है, उसमें उसने डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, वो रूल्स कैसे फॉलो करेगा सर, तो उसमें लिखा रहता है सर, ठीक है ना। तो उस रूल का उसका नाम रूल बुक भी हो सकता है, अकाउंटिंग रूल बुक्स भी हो सकता है, अकाउंटिंग प्रोसीजर बुक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। हर एक डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन सर। हमने आज तक जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, ठीक है, तो वो सब में अलग अलग से अमाउंट वेरी करती है सर, ठीक है ना। हर चीज को हम एसेट नहीं मानते। हो सकता है कि मैं किसी लाइक किसी रेडी वाले के विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट में किसी के अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि अगले के पास कुछ छोटी मोटी चीज भी होगी ना, वेट मेजरिंग स्केल भी होगा, 200-400 रुपए में उसको एसेट मान लूं सर। पर 200-400 रुपए की चीज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज के एसेट नहीं हो सकती सर। फाइन। उसके बाद, ठीक है, सो दे कैन बी मेजर्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स। जिन चीजों को मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते ना तो वो एसेट का है सर। फाइन। तो सबसे पहले मैं उसकी वैल्यू होनी चाहिए, कुछ मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ओनरशिप होनी चाहिए सर। फाइन। सो दे कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल सर, दे कैन बी मेजर्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? ठीक है, तो दो चीजें तो बहुत ध्यान रखनी है आपने, ओनरशिप और सब्सटेंशियल वैल्यू सर। ऑनरशिप और सब्सटेंशियल वैल्यू सर। सो एसेट वो रिसोर्सेज हैं जो फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं सर। तो अब अगर फ्रॉम टाइम फ्रेम से बात करें ना, लाइक फ्रॉम लाइक, ठीक है ना, लाइक टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स सर। ठीक है, जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, सेम जो नॉन करंटेबिलिटी का फंडा था, जिस एसेट्स का प्रयोग हम 12 महीने से ज्यादा ही कर सकते हैं उसको नॉन करंट एसेट मान के चलते हैं। जैसे लैंड, लैंड तो पता नहीं कितने साल यूज कर लेते हैं सर, सालों साल यूज करते हैं सर, तो उसको हम क्या मान के चलते हैं? नॉन करंट एसेट। क्या मान के चलते हैं? नॉन करंट एसेट सर। ये हमारे पहली बात। दूसरी बात क्या है? इट दे आर नॉट मेंट फॉर द रीसेल, दे आर नॉट मेंट फॉर द रीसेल। ये बेचने के लिए नहीं होते। कोई भी मतलब कि फॉर्म फैक्ट्री अपनी लैंड रोज बेच नहीं रही सर,
एक बार आपने जगह ले ली, जमीन ले ली, तो आप अपने कितने साल यूज करते हो? अनलेस एंड अनटिल आपका प्रॉपर्टी का काम है सर, unless and until you are in the real estate sector. But I'm not talking about specifically about real estate sector. I'm talking in a general sense. Fine. So land is a classic example, sir. So assets owned by the entity not meant for the resale, sir. Okay. So non-current assets क्या होते हैं? जो which are held by the enterprise not for the resale but for the long-term use. Long-term use माने 12 months से ज्यादा. Long-term use माने 12 months से ज्यादा, sir. ठीक है, सो दीज आर यूज्ड फॉर द अर्निंग इनकम एंड फैसिलिटेटिंग द बिजनेस ऑपरेशन, सर. ठीक है, तो इनकम अर्न करने के लिए होते हैं, सर. ठीक है ना, लैंड होगी तो बिजनेस करेंगे, बिल्डिंग होगी तो बिजनेस करेंगे, सर. कार होगी तो बिजनेस करेंगे, सर. ठीक है ना, तो कार भी कम से कम 7-8 साल चल जाती है, सर. तो हमने 12 मंथ्स कहां से काउंट करने में, फिर बोल रहा हूं, कहां से काम करने हैं? फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, सर. कहां से काम काउंट करने हैं हमने? फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, सर. ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में लायबिलिटीज वाले में बताई थी, सर. तो आपने कहां से काउंट करने 12 मंथ्स? फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, सर. आपके पास कोई एसेट है, आपको चेक करना है कि नॉन करंट है कि करंट है. इसको नॉन करंट हेडिंग में लिखो, करंट हेडिंग में लिखो. बस आप बैलेंस शीट वाले डेट जो बैलेंस शीट डेट उस दिन आप करके खड़े होकर देख लो, सर. क्या ये एसेट मोर देन 12 मंथ्स यूजफुल है? इफ द आंसर इज यस, तो आप उसको क्लासिफाई कर दो वो नॉन करंट एसेट्स. अगर वो उसका यूज 12 मंथ से कम रह गया है, सर, तब उसको क्लासिफाई कर दो इन द अंडर द हेडिंग करंट एसेट्स. फाइन. सो ठीक है, आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी 5-10 साल के लिए, सर क्या इन्वेस्टमेंट भी एसेट होती है? अरे यस, इन्वेस्टमेंट भी एसेट होती है. उसकी वैल्यू होती है, यस. क्या वो आपकी है? यस. अगर वो आपकी है, अगर उसकी वैल्यू है, तो वो एसेट है, सर. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मैंने किसी को लोन दे दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी. ठीक है, कुछ भी, सर. ठीक है, उसके बाद ये हो गया नॉन करंट एसेट्स. ठीक है, उसके बाद एक मैं आपको बता देता हूं, पहले करंट एसेट्स. सर करंट एसेट्स क्या होते हैं? जिनकी हम यूज करते हैं लाइक लेस देन 12 मंथ्स. ठीक है, जो यूजफुल होते हैं लेस देन 12 मंथ्स के लिए. सर फॉर एग्जांपल कैश. तो कैश तो रोज आ रहा है, रोज जा रहा है. स्टॉक रोज नया पुराना होता है, सर. आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सर. ठीक है ना, तो जो एसेट्स जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो रीसेल पर्पस के लिए होते हैं, या जिसको मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं विद इन 12 मंथ्स. अगर मुझे लगता है कि मैं विद इन 12 मंथ्स उसको सेल कर दूंगा, आई विल कन्वर्ट दोज एसेट्स इनटू द कैश. मैं उसको बेच दूंगा. अब इसका यूज 12 मंथ से कम रह गया है, सर. ठीक है, तो मैं उसको क्या मान के चलूंगा? करंट एसेट्स. और दूसरी चीज, नॉट ओनली जो मैंने रीसेल के लिए लिखा हो, सर. ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मेरा स्टॉक, सर. स्टॉक मैंने किसके लिए रखा हुआ है? रीसेल के लिए, सर. तो स्टॉक मेरा क्या हुआ? स्टॉक मेरा क्या हुआ? करंट एसेट्स. इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट. बात ध्यान से सुनना. बच्चे मुझसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं? बच्चे कहते हैं सर आपके दुकान में स्टॉक पड़ा है. मैं क्या ओके. कह रहे सर फॉर एग्जांपल 2 करोड़ का स्टॉक है. मैं क्या ओके. कह रहे सर उसमें ना 10-20 लाख का स्टॉक ऐसा है जो बिक ही नहीं रहा, वो 3 साल से पड़ा है. मतलब कुछ कपड़ा ऐसा पड़ा है, 10 में से एक कपड़ा ऐसा पड़ा, आप किसी को स्टॉक तो वो लेते ही नहीं, वो लेने को राजी नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स कलर और क्वालिटी वॉट एवर इट इज. मतलब 10% स्टॉक ऐसा वो बिक ही नहीं रहा, सर. ठीक है, आपका फर्नीचर का शोरूम है, 2-3 आर्टिकल ऐसे तैयार हो किसी को पसंद ही नहीं आते. हम 3 साल से ट्राई कर रहे हैं, जिस कस्टमर को दिखाते हैं रिजेक्ट कर देते हैं, सर. वो डंप हो गया एज गुड एज स्टॉक, सर. तो क्या जो एसेट अब 3 साल से मैं अपने पास रखा हुआ है, क्या उसको हम करंट एसेट मानेंगे, नॉन करंट एसेट मानेंगे? सर पहली बात तो आपने पास्ट नहीं देखना कि कितने टाइम से पड़ा है, सर. आपने हमेशा फ्यूचर देखना होता है कि उसको कितने टाइम के लिए हमने रखा हुआ है, सर. ओके. दूसरी बात, जो मैंने करंट एसेट की डेफिनेशन कराई है वो 2 पार्ट्स में कराई है. द एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर रीसेल एंड व्हिच कैन बी कन्वर्टेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सर, इनटू द कैश. शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है? वो 12 मंथ्स. तो 2 अलग अलग चीजें हैं. जो रीसेल के लिए वो भी करंट एसेट है, और जो मैंने 12 मंथ्स के लिए कम मेरा यूजफुल है वो भी मेरा करंट एसेट है, सर. तो स्टॉक इरिस्पेक्टिव द फैक्ट कि वो पसंद नहीं आ रहा है, 3 साल से पड़ा है, 2 साल से पड़ा है, 2 साल और रखूंगा, पता नहीं कितने साल रखूंगा, इसके लिए 12 मंथ्स का वो नहीं है, फंडा नहीं है. ठीक है. सो पर्पस क्या है? रीसेल करने का. बंदा तो हमेशा ट्राई करता ही है ना, सर. अब अच्छा एक और बात बताओ. फॉर एग्जांपल मैं आपके कहने से इसको नॉन करंट एसेट में क्लासिफाई कर दूं कि भाई मैं नॉन करंट एसेट है, ठीक है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ क्लासिफिकेशन ना, भी करंट में रखना है, नॉन करंट में रखना है. फॉर एग्जांपल मैं इसको नॉन करंट में क्लासिफाई कर दूं और अगले दिन कस्टमर को पसंद आ जाए चीज, 2 दिन बाद वो उठा के ले जाए, तो मना थोड़ी करूंगा कस्टमर को कि भाई मेरे तो नॉन करंट एसेट है, मैं तो 1 साल बाद बेचूंगा, फिर क्या कर लोगे आप? सो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन, एल्स इट इज अ मैटर ऑफ जस्ट प्रेजेंटेशन, नथिंग एल्स, सर. तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, सर. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही, सर? Are you getting my point or not? So current asset को 2 पार्ट्स में समझा रहा हूं.
दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर रीसेल दैट मींस स्टॉक, वो तो ऑलवेज क्या है, करंट एसेट है सर। और वो जो एसेट्स जिसको शॉर्ट टर्म के लिए हमने रीसेल की रखा हुआ है, सॉरी अपना कन्वर्जन के लिए रखा हुआ है, दैट मींस वी वांट टू सेल देम, ठीक है ना, हम उसको 12 मंथ से कम यूज करेंगे सर, ठीक है, तो उसको हम क्या मान के चल रहे हैं, करंट एसेट सर। दो चीजें होंगी सर, ठीक है। सो द करंट एसेट्स आर द एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर द शॉर्ट पीरियड सर एंड एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड टू द कैश विद इन 1 ईयर सर, आई मीन टू से 12 मंथ सर, ठीक है जी। सो जिसको मैं 12 मंथ्स के अंदर अंदर बेच दूंगा, जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सर, हो सकता है कि मैं शायद ना बेचूं, बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग ऑन द 31st मार्च की इसको मैं बेचना चाहता हूं, आई विल सेल इट, तो उसको करंट एसेट में क्लासिफाई कर दो। हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी हो कि आप बेचना तो चाहो एंड टाइम पे, मैंने 31 मार्च 2025 को खड़े होकर डिसाइड किया, मैंने 31 मार्च 2025 को खड़े होकर डिसाइड किया कि एक मशीनरी है, मैं उसको सेल कर दूंगा, पर ये शॉर्ट टर्म में अब इसको मैं क्या मान रहा हूं, करंट एसेट मान रहा हूं सर, ठीक है। मैंने ट्राई तो किया 31 मार्च 26 तक, पर वो बिकी नहीं सर, कोई कस्टमर नहीं मिला मुझे, वो मेरी करंट एसेट में शो हो रही है। हो जाता है सर, क्या कर सकते हैं सर, हमें ये नहीं देखना वो बिकेगी कि नहीं बिकेगी, बात वो नहीं है, बात ये है कि आप क्या करना चाहते हो उसका, कि आप उसको यूज करोगे फॉर मोर देन 1 ईयर, आंसर इज, इफ द आंसर इज नो, if you want to sell it within 12 months, if its usage is over, you don't मतलब need it more sir, so you can classify it as a current asset, nothing else sir, कोई बड़ी बात नहीं है सर। मेरी बात समझ आती है कि नहीं समझ आई? बाद में जाकर आपको पता लगा नहीं नहीं इस एसेट का तो यूज है, ये फलानी चीज के लिए यूज हो जाएगी, अब इसको मैं यूज करूंगा 5 साल, तो फिर अगली बार आप उसको उठा के उस पे शो कर देना सर, नॉन करंट एसेट में क्या कर सकते हो, नीचे नोट दे देना, लेकिन हम नीचे नोट दे देते होते थे, तो नोट दे दो, उसके अलावा और क्या कर सकते हो, ठीक है सर। और दूसरा बात क्या लिखी हुई है, इसको मैं अलग हाईलाइट कर रहा हूं, वर्ड लिखा हुआ है और पाके सर, क्या लिखा हुआ है और, ठीक है, तो और पाके क्या लिखा हुआ है, और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस सर। अगर मैं ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस के लिए मैंने होल्ड किया हुआ है, सर ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस क्या होता है, हर बंदे का ऑपरेटिंग साइकिल होता है, हर बिजनेस का अपना ऑपरेटिंग साइकिल होता है सर, ठीक है ना। मेरा मिठाई का काम है, ठीक है, ये मेरा दूध का काम है, मैंने सुबह दूध लिया शाम को बेच दिया, अगले दिन फिर सुबह दूध लिया शाम को बेच दिया सर, तो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल एक दिन का सर, ठीक है। दूसरी तरफ मेरा फर्नीचर का काम है, मैं रॉ मटेरियल लेके आता हूं, लेबर लगा के सारा कुछ लगा के उसको माल को तैयार करता हूं और बेचता हूं, फिर मेरे पास पैसा आता है, मैं फिर लेके आता हूं रॉ मटेरियल, फिर माल तैयार करता हूं, फिर बेचता हूं सर, ठीक है। रॉ मटेरियल लेके आने से माल बनाने तक और उसको बेचने तक मुझे फॉर एग्जांपल 1 मंथ लग जाता है, तो 1 मंथ क्या है ऑपरेटिंग साइकिल, 1 मंथ क्या है मेरा ऑपरेटिंग साइकिल सर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का काम है सर, मैं प्रॉपर्टीज बना के बेचता हूँ सर, घर बना के बेचता हूँ, तो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 4-5 साल का भी हो सकता है, मेरा काम है फ्लाईओवर बना के बेचना सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? तो ऑपरेटिंग साइकिल डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस सर। सो अगर आपका जो लाइक एसेट है, इफ इट इज लाइक हेल्ड फॉर जस्ट विद इन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस के लिए सर, आप उसको कैश में कन्वर्ट कर दोगे तो उसको हम क्या मान के चलेंगे सर, करंट एसेट सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, आई गेट योर पॉइंट और नॉट, ठीक है। उसके बाद सर अगर मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 4 साल का है, तो क्या उसको मैं करंट एसेट मान के चलूंगा? मेरा काम है रियल एस्टेट का, मैं कॉलोनियां काट के बेचता हूं, क्या उसको करंट एसेट मानना होगा? इतनी डेप्थ में अब मैं क्लास 11th में तो जाना नहीं चाहता, बट द आंसर माइट बी यस एज पर द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कह रही है? इफ इट इज हेल्प फॉर द यूज टिल द ऑपरेटिंग साइकिल एंड यू विल सेल विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, तो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है ही 4 साल का, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है बॉस। मेरी बात समझ आ रही है ना, तो मैं फिर उसको करूंगा ही, बट नॉर्मली आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको 12 मंथ्स वाले एसेट्स को नीचे वालों को क्या मान के चलते हो, करंट एसेट्स मान के चलते हो सर, ठीक है ना, वो आपकी सिलेबस का पार्ट नहीं है सर, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले। उसके बाद फॉर एग्जांपल स्टॉक, ठीक है ना, तो मैंने पहले बोल दिया हेल्ड फॉर द रीसेल, डेटर्स सर, डेटर्स नॉर्मली करंट एसेट होते हैं। कोई भी इंसान दूसरे बंदे को 2-2 साल का उधार नहीं देता, अगर दिया हुआ है तो लिख लेना नॉन करंट में, तो मैं कौन सा रोक रहा हूं सर, ठीक है ना। बट नॉर्मली नहीं रहता, इसलिए हम नॉर्मली उसको क्या मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं सर, करंट एसेट सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, आई वेरी पॉइंट ऑफ नॉट, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं सर बिल्स रिसीवेबल की। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है सर, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है सर? इधर आइए मेरे पास, इधर
फॉर एग्जाम्पल, योनिल ने हैरी को माल उधार बेचा, योनिल ने हैरी को माल उधार बेचा सर, ठीक है। अब उधार बेचने के दो तरीके हैं सर, एक या तो वो मतलब कि उधारी बेच दे, कुछ बदले में लिखा पड़ी कुछ भी ना हो सर। अगर लिखा पड़ी हुई और योशी ने ये कह के बेचा है कि आई योशी हैव सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज इतना, फॉर एग्जांपल ऑफ रुपीज, फॉर एग्जांपल 1 लाख टू मिस्टर हार्दिक, फाइन। सो ऑन फलानी तारीख, ऑन फॉर एग्जांपल 2 अप्रैल, फाइन। सो जो BR होता है ना, उसमें वर्ड ऑर्डर यूज होता है। वर्ड क्या यूज होता है? ऑर्डर यूज होता है। आई ऑर्डर हिम टू पे मी दिस अमाउंट ऑफ मनी विद इन 3 मंथ्स, या फिर विद इन बाय 5th जुलाई या 4th जुलाई सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सो अगर इस प्रकार से वो अपना गुड्स को उधार बेचता है, तो बदले में जो कागज का टुकड़ा के ऊपर जिसने ये सब लिखा, दैट शोज कि योनिल हैज सोल्ड द गुड्स टू हार्दिक, दैट शोज the Hardik has purchased the goods from the Yonil. So this कागज का टुकड़ा is called bills receivable. क्या होता है इसको? Bills receivable in simple terms. इसकी वैसे और भी परिभाषा है, थोड़े से इसके में कुछ और भी फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल कि ये साइंड होना चाहिए, प्रॉपर स्टैम्प्ड होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, वो बात की बातें हैं, पर इन सिंपल टर्म्स इट इज, ठीक है ना। ये कागज का टुकड़ा ये शो करता है कि ये बिल्स रिसीवेबल है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? यही कागज का टुकड़ा हार्दिक अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा? बिल्स पेबल। क्या रिकॉर्ड करेगा? बिल्स पेबल। इसने पैसे लेने हैं, इसके लिए BR हुआ, उसने पैसे देने हैं, उसके लिए बिल्स पेबल हुआ सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? दूसरी तरफ सर, अगर आपने योनिल ने हैरी को उधार माल बेच दिया और बदले में कुछ लिखा पड़ी ना की, तो आप हैरी को एज इट इज डेटर की लिस्ट में लिख लेना सर, नॉट अंडर द हेडिंग बिल्स रिसीवेबल सर। आपने पैसा उससे भी लेना है, पैसा उससे भी लेना है, बस उसको बदले में आपने क्या दिया हुआ है? एक कागज का टुकड़ा दिया हुआ है। क्या आपने इनको कागज का टुकड़ा दिया? कुछ नहीं। तो आप इनको डेटर ट्रीट करोगे और आप उनको क्या ट्रीट करोगे? बिल्स रिसीवेबल ट्रीट करोगे। समझ आएगा कि नहीं समझ आया सर? फाइन। ये आपके क्या हुए? डेटर। ये आपके लिए क्या हुए? क्रेडिटर। क्या हुए आपके लिए? क्रेडिटर सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? ठीक है बैठ। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट इज कैश। नेक्स्ट इज कैश। सो कैश भी क्या होता है? रोज गले में कैश आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है ना, रुकता ही नहीं सर। 12 मंथ्स का तो वो दूर की बात है सर, ठीक है। हम तो बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो कैश को हम क्या मान के चलते हैं? करंट एसेट। क्या मान के चलते हैं? करंट एसेट सर, ठीक है। उसके बाद टेंजिबल एसेट्स में मैंने बता दिया ऑलरेडी, जिसका फिजिकल फॉर्म होता है, विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी सीन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट्स। from touching and touching point of view sir, fine, from visibility point of view sir, land, building, machinery, furniture sir। सर क्या इसकी वैल्यू होती है? हाँ, पहली बात तो उसकी वैल्यू होती है, तभी तो उसको एसेट बोल रहे हैं। बात की बात है कि टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है। पहली बात तो ये मेरा है, दूसरी बात इसकी वैल्यू है, तभी तो उसको एसेट बोल रहे हैं, तो उसको मैं एसेट ही ना बुलाऊं सर इसको तो। फाइन। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट which do not have a physical form, which do not have a physical existence, which cannot be seen or touched sir, उसको क्या बोलते हैं सर? इंटेंजिबल एसेट सर। फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, एक्सेट्रा। सो सॉफ्टवेयर बिकता है, और क्या नहीं बिकता है? इतनी वैल्यू है उसकी, इतने महंगे सॉफ्टवेयर है। फाइन। जो बैंक से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, जो बनवाते हैं, TCS, इंफोसिस कंपनी से, 1000 1500 2-2000 करोड़ के सॉफ्टवेयर हैं। मतलब एक से एक महंगा सॉफ्टवेयर होता है सर। क्या आप सॉफ्टवेयर को मतलब कि टच कर सकते हो? कैन यू लाइक वी कैन ओनली जस्ट फील इट सर, इट इज जस्ट अ कोडिंग सर। मेरी बात समझ गए ना? सो फिक्टिशियस एसेट क्या होता है सर? सर क्या होता है? एक नाम इसका फिक्टिशियस है, इसका नाम ही जाली है। पहली बात तो पता नहीं क्यों इसको एसेट बुलाते हैं, ये जाली एसेट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती सर। जस्ट बिकॉज ऑफ एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वजह से आ जाता है सर, ठीक है। सो कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं, ना तो वो टेंजिबल है ना इंटेंजिबल है, एक्चुअल में वो एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं जो राइट ऑफ नहीं हुए होते, बट वो स्प्रेड ओवर द फ्यूचर ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ सर? सर फॉर एग्जांपल मैंने अपने बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट करवाई, मेरा एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा आया, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का खर्चा आया। कितना खर्चा आया? 1 करोड़ का खर्चा आया सर। पर वो 1 करोड़ खर्चा तो आया, तो मैंने वो 1 करोड़ का जो खर्चा है ना, मुझे इतना पता है कि जो मुझे मतलब कि जो बेनिफिट मिलेगा ना उस एडवर्टाइजमेंट से, वो 5 साल मिलेगा। कितने साल मिलेगा? 5 साल में। तो मुझे ये बताओ, क्या मुझे वो 1 करोड़ रुपए का खर्चा आज ही के दिन
आज इसी साल में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए 1 करोड़ का खर्चा, क्या इसी साल में रिकॉर्ड कर दूं? इसी साल में इतना बड़ा खर्चा मैं रिकॉर्ड कर दूं ताकि मेरे प्रॉफिट्स कम हो जाए, लॉसेस बढ़ जाए सर? इस खर्चे का जो यूजेज है वो तो मुझे 5 साल मिलना है। अगर इस कैटेगरी का जो खर्चा है तो आप उसको इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग इट इन अ सिंगल ईयर यू कैन सेपरेट इट ओवर द 5 years. So you should consider 20 lakh per year as an expense, not rupees 1 crore for the full year, because जो आपने वो पैसा खर्च किया था it is useful for the 5 years, it is useful for the 5 years sir. So instead of कि आपके अकाउंट्स एक ही साल में उस खर्चे को बियर करे, उसका भार संभाले सर, यू शुड सेपरेट इट, उसको डेफर कर दो ओवर द पीरियड ऑफ 5 years, उसको डेफर कर दो ओवर द पीरियड ऑफ 5 years सर। ठीक है, अब हमने पे 1 करोड़ किया ना, तो उसको हम राइट ऑफ करेंगे 20 लाख, सिर्फ इस साल हम कितना रिकॉर्ड करेंगे 20 साल खर्चा बुक करेंगे सर, बाकी 80 लाख हम राइट ऑफ नहीं करते, उसको हम होल्ड कर लेते हैं सर। वो कैसे राइट ऑफ होता है, वो कैसे पड़ा रहता है, वो आगे जाकर मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दूंगा, नॉट अ बिग डील सर। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि वो खर्चा मैंने राइट ऑफ नहीं किया, जो खर्चा 80 लाख मैंने राइट ऑफ नहीं किया ना, उसको मैं क्या मान के चलता हूँ, फिक्टिशियस एसेट। क्या मान के चलता हूँ? फिक्टिशियस एसेट। कि पहली बात, क्या वो एसेट कहने के लायक है? आंसर इज नो। क्या वो 80 लाख रुपए जिसको मैं अपनी बैलेंस शीट में एसेट मान के चल रहा हूँ, जो टेक्निकली फिक्टिशियस एसेट है, क्या उसकी वैल्यू है मार्केट में? क्या वो बिक सकता है? क्या उसके बदले में 1 रुपए मिलेगा मुझे? नहीं सर, वो कोई खर्चा है, वो लॉस था जो मैंने एक साल में इकट्ठा पे किया, पर उसका बेनिफिट था मुझे फ्यूचर ईयर में मिलना था। ठीक है, तो वो इसलिए मैंने क्या किया कि एक पार्ट मैंने इस साल उसका रिकॉर्ड कर दिया, बुक कर दिया, एक्सपेंस बुक कर दिया, बाकी सभी को मैंने डेफर कर दिया, लाइक पोस्टपोन कर दिया, स्प्रेड कर दिया फॉर द फ्यूचर ईयर्स एज वेल। तो जो खर्चा अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ होता, जो खर्चा अभी तक स्प्रेड हो गया होता है, जो खर्चा आगे जाके फ्यूचर में राइट ऑफ होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट। क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट। समझ आ रही मेरी बात की नहीं समझ आ रही? सो इट इज जस्ट एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सर, कि हमने एक साल में खर्चा रिकॉर्ड ना करके 5 साल में रिकॉर्ड कर दिया सर, बिकॉज उसकी जो मतलब कि बिकॉज दैट इज यूजफुल फॉर द 5 years। जो मैंने वो खर्चा किया था 1 करोड़ एडवर्टाइजमेंट का, वो मुझे 5 साल इट कुड बी यूजफुल सर। फाइन, सो आई डोंट वांट कि 1 करोड़ का 1 करोड़ खर्चा 1 करोड़ का इसी साल वो खर्चा मैं बुक कर दूं सर, रिकॉर्ड कर दूं सर। सो फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स which are neither tangible nor intangible. These are actually, मैं वही तो बोल रहा हूं, these are actually what they are, these are actually expenses or losses that are not written off in the year in which they occur, but they spread over the future periods. मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? Are you getting my point or not? उसके बाद फॉर एग्जांपल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज, वही बोल रहा हूं जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को डेफर कर देते हैं सर। फाइन, तो जो 80 लाख रुपए में राइट ऑफ नहीं किया, जो आगे जाके करूंगा, वो फिक्टिशियस एसेट कहलाएगा सर। ठीक है जी, सो सारा हो गया सर। सो कहने का मतलब क्या है, ऐसे कंक्लूड हो गया। एसेट क्या होता है? जो मेरा हो, जिसकी वैल्यू हो सर, जो मेरा हो, जिसकी वैल्यू हो सर। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात सर, वैल्यू नहीं सब्सटेंशियल वैल्यू हो सर। ठीक है, तीसरी बात, वो कितने तरह का हो सकता है? टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है, वो करंट भी हो सकता है फॉर्म, और नॉन करंट भी हो सकता है सर। वो करंट फॉर्म भी हो सकती है उसकी, नॉन करंट फॉर्म भी हो सकती है सर। ठीक है ना? करंट कौन सा होता है? 12 मंथ से कम। नॉन करंट कौन सा होता है? 12 मंथ से ज्यादा। टेंजिबल कौन सा होता है? विच कैन बी सीन। इंटेंजिबल कौन सा होता है? विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? फाइन, उसके बाद बात करते हैं रिसीट्स की सर। रिसीट क्या होता है सर? व्हाट इज द रिसीट सर? रिसीट जितना पैसा मैंने रिसीव किया सर, सर मैंने 100 रुपए की चीज, मैंने कोई 100 रुपए का आर्टिकल 120 में बेचा सर, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 20। कोई मुझसे पूछा मेरी कॉस्ट कितनी है, मैं बोलूंगा 100। कोई मुझे पूछे ना मेरा रिसीट कितना है, तो मैं बोलूंगा 120। कोई मुझसे पूछना मेरा रिसीट कितना है, मैं क्या बोलूंगा? 120। कोई मुझसे पूछना मेरा टोटल रेवेन्यू है, सेल कितना है, मैं बोलूंगा 120। कोई मुझसे पूछना मेरा प्रॉफिट कितना है, मैं क्या बोलूंगा उसको? 20। ठीक है ना? तो प्रॉफिट वर्ड और रिसीट वर्ड में अलग अलग मतलब फर्क है सर, अलग अंतर है इस दोनों में सर। सो रिसीट्स रेफर्स टू द टोटल अमाउंट्स रिसीव्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द पीरियड। जितना भी उसने माल बेचा है ना, फॉर एग्जांपल उसने 1 करोड़ का माल बेचा, 1 करोड़ 20 लाख का माल बेचा, तो 1 करोड़ 20 लाख क्या हो जाएगा? रिसीट्स। सो इट इज द टोटल अमाउंट which has been received by the business. So these can arise from the different sources and broadly classified into the revenue receipt and capital receipt sir. ठीक है, सो जो भी है सर, उदाहरण तौर पे मैंने 1 करोड़ 20 लाख का, मैंने 1 करोड़ 20 लाख का तो माल बेच दिया, अपना स्टॉक बेच दिया बिजनेस का। एक ना मेरे पास ना लैंड पड़ी थी काफी टाइम की, मुझे वो चाहिए नहीं थी, वो मैंने बेच दी।
मेरे पास एक एसेट थी, मेरी लैंड थी, मुझे चाहिए नहीं थी, मैंने स्टॉक नहीं बेचा, मैं बात कर रहा हूँ लैंड की सर, ठीक है। तो मैंने अपनी एसेट को उठा के बेच दिया सर, उसको कितने में बेच दिया, 80 लाख में सर। मेरा टोटल रिसीट कितना हुआ, 2 करोड़ का। कितना हुआ, 2 करोड़ का सर, ठीक है। तो मेरा रेवेन्यू रिसीट किसको बोलते हैं हम, 1 करोड़ 20 लाख को। जो मैंने अपनी एसेट बेच के अपना पैसा रिसीव किया उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट। क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट। जो स्टॉक बेच के मैंने रिसीव किया उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट। जो मैंने अपनी एसेट बेच के रिसीव किया उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही। 1 करोड़ 20 लाख 80 लाख, टोटल रिसीट कितना हुआ, 2 करोड़ सर। तो मैं वही बोल रहा हूँ, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, दोज रिसीट्स which are arising from the normal business activity, ना जो मैं नॉर्मली बेच रहा हूँ अपने उसमें सर, ठीक है। सो रेवेन्यू रिसीट्स आर द अमाउंट्स अर्न्ड थ्रू द रेगुलर ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस सच एज सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। वेदर आप गुड्स को क्या बेच रहे हो या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, एज द केस में बी सर, फाइन। तो टोटल अगर मैंने अपना सामान 1 करोड़ 20 लाख का बेचा तो मेरा रेवेन्यू रिसीट कितना है, 1 करोड़ 20 लाख। सो दे आर रिकरिंग इन नेचर। जो स्टॉक होता है तकरीबन हर बिजनेस रोज ही बेचता है सर, रिकरिंग इन नेचर है सर। So they are normally reckoning in nature and form the part of the day-to-day income of the business. So ये डेली होता है सर। लैंड तो मैंने कभी कभार बेचनी होती है, once in a while सर। ये डेली और रेकरिंग फॉर्म में नहीं होता सर, फाइन। जो कैपिटल रिसीट होता है वो डेली नहीं होता, वो रेकरिंग फॉर्म में नहीं होता, वो तो कभी कभार हमने होता है कि हमने चीज बेच दी सर। फॉर एग्जाम्पल मनी रिसीट फ्रॉम द कस्टमर फॉर द सेल्स। मैंने बताया ना आपको, मैंने कितना पैसा लिया कस्टमर से, 1 करोड़ 20 लाख सर, है ना। कोई मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर हूँ सर, मैं ओपीडी सर्विस देता हूँ अपने कस्टमर को, तो मैंने टोटल 2 करोड़ की सर्विस दी, तो मेरा रिसीट कितना हुआ टोटल, 2 करोड़ सर। ये कौन सा रिसीट है सर, मेरा काम है अपनी ओपीडी सर्विसेज देना सर। सो 2 करोड़ रुपए क्या हुआ, ये रेवेन्यू रिसीट्स। क्या हुआ, रेवेन्यू रिसीट्स सर। और द कमीशन इनकम सर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा काम है प्रॉपर्टी बिकवाना सर। सर मैं एजेंट हूं, क्या हूं, एजेंट। मैं एक्स से प्रॉपर्टी एक्स को हेल्प करता हूं मिस्टर वाई को प्रॉपर्टी बेचने में सर, और बदले मुझे क्या मिलता है, कमीशन सर। मेरा काम क्या है, प्रॉपर्टी डीलिंग सर। मैंने इस बार जितनी प्रॉपर्टी बिकवाई उसका मुझे फॉर एग्जांपल 3 करोड़ कमीशन मिला पूरे साल में। तो मैं प्रॉपर्टी सेलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं सर। आई एम अ डीलर सर, ठीक है। आई एम अ प्रॉपर्टी एजेंट सर, आई एम अ रियल एस्टेट एजेंट सर, फाइन। तो वो क्या होगा, मुझे कमीशन टोटल कितना रिसीव हुआ सर, 3 करोड़ रुपया। तो 3 करोड़ मेरा क्या हो जाएगा, रिसीट। टेक्निकली कौन सी रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। क्यों, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, जो आपका काम होता है, तो अगर आपको अपने काम से कोई पैसा प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट सर, ठीक है। सो यानी बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी से जो अर्निंग होती है वो क्या कहलाती है, रेवेन्यू रिसीट सर। जो रेगुलर एक्टिविटीज होती है सर, जो काम होता है अपना बेचना सर, ठीक है। और इसके उल्ट कैपिटल रिसीट क्या होता है, जो नॉन ऑपरेटिंग हो और जो नॉन रेगुलर हो सर। बंदा कौन सा, कोई व्यापारी कौन सा रोज अपनी लैंड बेच रहा है सर, इररिस्पेक्टिव, प्रोवाइडेड हो सकता है कि आपका लैंड बेचने का काम हो सर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रियल एस्टेट एजेंट सर, आई एम टॉकिंग इन जनरल सेंस। मेरा गारमेंट्स का काम है, मैं कौन सा रोज लैंड बेच रहा हूँ सर, ठीक है। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, मैं कौन सा कोई रोज लैंड बेच रहा हूँ सर, फाइन। सो कैपिटल सीट्स क्या होती हैं, जो आप नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज के अलावा, अदर देन नॉर्मल बिजनेस के अलावा जो आपको रिसीट्स प्राप्त होती हैं उसको आप क्या बोल के चलते हो, कैपिटल रिसीट्स। they are normally not frequent, they are not recurring in nature sir, they usually affect the financial position, they usually affect the financial position of the business। ये नॉर्मली क्या अफेक्ट करती है, फाइनेंशियल पोजीशन। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 5 एसेट्स थी और आपने उसमें से एक एसेट 2 करोड़ में बेच दी, तो आपको 4 एसेट रहेगी ना, तो जाहिर सी बात है इट अफेक्ट्स योर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मेरी बात समझ आ रही है, वो आपको वित्तीय इंपैक्ट करती है रेदर देन इट्स इनकम सर। फॉर एग्जांपल मनी ब्रॉट इन बाय द ओनर सर, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग अ मशीन, आपने मशीन सेल कर दी, बिल्डिंग बेच दी सर, ठीक है। आपने कोई लोन ले लिया बैंक से सर। मतलब कि एक तो होता है माल बेच के पैसा रिसीव करना, माल बेच के पैसा रिसीव करने के अलावा आपने जो जैसे कैसे पैसा रिसीव किया वो सब क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीट। चाहे आपके पास कैपिटल आई है बिजनेस में, इट इज अ कैपिटल रिसीट फॉर यू सर, ठीक है। चाहे आपने लोन लिया बैंक से सर, अगेन आपने माल नहीं बेचा, इट इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट, इट इज अ कैपिटल रिसीट सर। आपने कोई अपनी एसेट बेच दी सर, लैंड बिल्डिंग मशीनरी, उससे आपको पैसा प्राप्त हुआ है, तो वो भी क्या आ जाएगा, इन तीनों चीजों में क्या, तीनों एग्जांपल्स में हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट। क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर। उसके बाद सच रिसीट्स ईदर इंक्रीज द लायबिलिटी, अगर आप लोन लोगे बैंक से तो कैपिटल रिसीट होगा, तो जाहिर सी बात है इससे लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप अपनी एसेट बेचोगे आपको कैपिटल रिसीट तो रिसीव होगी, बट इट विल रिड्यूस द एसेट्स,
ठीक है। सो जाहिर सी बात है इसको हम बैलेंस शीट में ऐसे रिकॉर्ड करते हैं सर। सो यानी जो रिसीट्स बिजनेस की डेली एक्टिविटी से नहीं आती, उसके अलावा चीजों से आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट्स। क्या बोल के चलते हैं, कैपिटल रिसीट्स। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही, आई यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? फाइन। उसके बाद बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। सर एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा सर। अगर आप कुछ भी स्पेंड कर रहे हो, कोई आपकी ऑब्लिगेशन आपको पे करना था वो आप पे कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने गुड्स परचेज किए हैं, सर्विसेज प्राप्त किए हैं, आपने एसेट परचेज किया, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर खर्चा सर। सो एक्सपेंडिचर रेफर्स टू टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस और द लायबिलिटी इनकर्ड फॉर द बिजनेस पर्पसेस। ठीक है। तो चाहे आपने अमाउंट पे की है चाहे नहीं पे की, फॉर एग्जांपल मैंने किसी उधार माल ले लिया तो मैंने अमाउंट पे तो नहीं की ना, बट मेरी लायबिलिटी तो ड्यू होगी ना, पर मेरी लायबिलिटी तो इनकर होगी ना, अब मुझे पे तो करना है ना उसको, आज दे तो कल तो पे करूंगा ना सर। सो इट इज आल्सो एन एक्सपेंडिचर। जरूरी नहीं होता कि कैश फॉर्म में हम एक्सपेंडिचर पे करें सर। अगर आपने फॉर एग्जांपल बिल्डिंग यूज की तो आपको रेंट तो देना पड़ेगा ना, हो सकता है कि आप 2-4 दिन बाद पे करो, फॉर एग्जांपल महीना पूरा हो चुका है तो रेंट तो ड्यू हो गया ना सर। सो इट इज एन एक्सपेंडिचर सर। अगर आपकी कोई ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी राइज हुई तो वो भी एक्सपेंडिचर कहलाता है। अगर आपने अपने पैसा निकाल के जेब से पे कर दिया उसको भी क्या बोलते हैं हम, एक्सपेंडिचर बोलते हैं सर। ठीक है, वो पे करने लायक था सर। ठीक है। दूसरी बात, सो ये बेसिकली इसको दो तरह में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने एसेट्स से, अपने खर्चे से, अपने पैसों से एसेट्स परचेज करोगे, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है सर। ठीक है। तो ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये हेल्पफुल होता है, ये फ्यूचर के लिए सर। ठीक है ना। अगर आप लैंड परचेज करोगे तो लैंड आपको पता नहीं कितने साल हेल्प करेगी सर। ठीक है ना। इट विल बी हेल्पफुल टू योर बिजनेस फॉर द नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है ना। 30 साल, 10, 20, 30 साल सर, व्हाटएवर इट इज। फाइन। आप कार परचेज करोगे कम से कम 8, 10, 12, 15 साल काम देगी सर। ठीक है। तो इस तरीके के आप खर्चे करोगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा सर। अगर मैंने कोई एक्सपेंडिचर पे कर दिया तो उसका कोई फ्यूचर में यूज नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो फॉर एग्जांपल सर, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी मैंने यूज कर ली, मैंने बिजली बोर्ड को बिल पे कर दिया सर। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर।